नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सतपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तर्कशील पंजाब एजुकेशन खुब्बन पर। आज मैं आपके सामने जो रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम है उसके अंदर जो हमारा जीके का पोर्शन है, उस जीके के पोर्शन में जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आने की संभावना है और जो बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं वो सेशन आपके सामने लेकर आया हूँ और ये हम कंटिन्यूस रखेंगे। कम से कम इसके 40-45 लेक्चर हम लगाएंगे। उसके अंदर आपको बेसिक्स जो हमारा जीके का पोर्शन है, चाहे वो जियोग्राफी से हो, चाहे वो आपका हिस्ट्री से संबंधित हो, चाहे वो आपका पॉलिटिकल साइंस से संबंधित हो, ये सारे के सारे जितने भी फैक्ट्स आपसे पूछे जाने की संभावना है एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स में जीके के पोर्शन से, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और करते हैं स्टार्टिंग फिर आज हम अपना पहला लेक्चर। और पहले लेक्चर के अंदर हम आज क्वेश्चंस जो करने जा रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ध्यान से समझते जाना। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है जीके से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन जो है ये आए हुए क्वेश्चंस हैं और उसके बेस पर ही आपको ये चीज़ें बताई जाएंगी। कपास के लिए जियोग्राफी का क्वेश्चन है ये। कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी मानी जाती है? ठीक है, कौन सी मानी जाती है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, भी कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है जो वो मानी जाती है। अब इसके अंदर जो हमारा आंसर बनेगा, जो हम बात करेंगे, तो कपास के लिए जो मिट्टी है हमारी वो है जी काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा अच्छी आदर्श मानी जाती है। और उसी के साथ अगर देखा जाए तो जो आदर्श मिट्टी है, ये आदर्श मिट्टी मानी जाती है काली मिट्टी को। काली मिट्टी को आदर्श मिट्टी माना जाता है कपास के लिए। और इस मिट्टी को क्या है, रेगड़ मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, रेगड़ मिट्टी भी बोला जाता है, कई बार इसको रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद रखोगे। ठीक है, दूसरा, काली मिट्टी जो होती है, इस मिट्टी के अंदर किस चीज़ की कमी पाई जाती है? तो याद रखना, नाइट्रोजन की इसके अंदर क्या है, आपको कमी मिलेगी। ठीक है, और साथ नाइट्रोजन के जो हमारा फास्फोरस होता है, फास्फोरस की कमी इसमें हमें क्या है, दो तत्वों की कमी हमें मिलेगी। तो देखो जीके से कोई भी क्वेश्चन जैसे होता है, जैसे क्वेश्चन तो हमारा ये था कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है, तो वो है जी काली मिट्टी। लेकिन क्या है, काली मिट्टी को रेगड़ मिट्टी भी बोलते हैं। और इसके अंदर कौन से तत्वों की कमी पाई जाती है, तो वो पाई जाती है जी हमारी रेगड़ मिट्टी। और सॉरी, किसकी कमी पाई जाती है, तो वो नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो है कमी पाई जाती है। ठीक है, अब देखा जाए तो काली मिट्टी जो है, ये काली मिट्टी भारत का जो दक्कन वाला हिस्सा है, दक्कन का जो पठार है, वहाँ से ज़्यादा पाई जाती है। दक्कन के पठार में ये मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और दक्कन का जो पठार है, ये इसका जो मुख्य रूप से विस्तार है वो है गुजरात और महाराष्ट्र। और गुजरात और महाराष्ट्र में आप बोल सकते हैं काली मिट्टी जो है हमारी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो फसल बीजी जाती है वो कपास ही हमारी बीजी जाती है। ठीक है, और इसके साथ अगर आपसे पूछा जाए कपास के अलावा और कौन सी फसल है जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा बीजी जाती है, तो वो है कपास और दोनों ये मिलाकर बाजरा, कपास और बाजरा। ठीक है, और कपास जो है इसको सफ़ेद सोना भी बोला जाता है, इसको सफ़ेद सोना भी बोला जाता है। अब सफ़ेद सोना जो है ना, ये दो चीज़ों को बोला जाता है, इसके ऊपर भी बात याद रखना। जब आपसे बात की जाए जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से, तो आप क्या बोलोगे, कपास है सफ़ेद सोना। अगर आपको केमिकली फॉर्मेशन के हिसाब से देखा जाए, केमिकल फॉर्मेशन के हिसाब से बात की जाए, तो वो हमारा कौन सा होगा, तो वो एक हमारी मेटल हो जाती है जिसको हम बोलते हैं प्लेटिनियम। ठीक है, इसको आप प्लेटिनम भी लिख सकते हैं। ठीक है,
इस प्रकार से। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो हमारी इसके साथ जुड़ी हुई थी। मैक्सिमम चीज़ें आपको हमने इसमें कवर की हैं। कहीं भी क्वेश्चन बने, कैसे भी बने, तो ये 10-12 क्वेश्चन इसमें से तैयार हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन में देखा जाए तो ये जियोग्राफी, ये क्वेश्चन तो जो पहला था जियोग्राफी से था, और अब वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें पूछा गया है जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में सरकार का जो संसदीय स्वरूप है, जो हमारा आज जो पार्लियामेंट वाला जो स्वरूप है, ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा ना, वो हमारा डायरेक्टली क्या बन जाएगा, ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन से ये जो हमारा लिया गया है, ये संसदीय सरकार का जो स्वरूप है। अब इसको समझना है होता कैसे है, तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ, एक है भारत और एक है ब्रिटेन। जैसे भारत में बात करें तो सबसे पहले क्या आता है, तो वो आता है जी राष्ट्रपति। सेम ऐसे ही ब्रिटेन में आ जाता है राजा, या बोल दिया जाए रानी, ठीक है। राष्ट्रपति के बाद हमारा आ जाता है लोकसभा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है। लोकसभा के बाद आ जाएगा राज्यसभा, और इसको बोल देते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। भारत में ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या है, इसको संसद बोला जाता है, पार्लियामेंट, और ब्रिटेन में इन तीनों को मिलाकर क्या है, संसद बोला जाता है, ठीक है। तो यही पूछा गया है भी भारत का जो संसदीय स्वरूप है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में क्या होता है, राजा रानी होता है, और भारत में क्या है, तो राष्ट्रपति होता है, लोकसभा राज्यसभा, ये आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात यहाँ है भी जो लोकसभा राज्यसभा का कॉन्सेप्ट आपको बताया है, इसके ऊपर भी कई चीज़ें हैं, कई बार हमें पूछ ली जाती हैं। जैसे बात करें हम भी जो लोकसभा है और एक है हमारी राज्यसभा। लोकसभा को क्या है, हम बोल सकते हैं निम्न सदन है, और ये हमारा उच्च सदन है। इसी सदन को क्या है, कई बार स्थायी सदन भी बोल देते हैं। क्यों स्थायी सदन बोला जाता है, क्योंकि इसके जो मेंबर हैं, जो इसके सदस्य होते हैं, ये क्या हैं, हर 2 साल बाद रिटायर्ड होते रहते हैं, ठीक है, रिटायर्ड होते रहते हैं। और ये वाले जो होते हैं लोकसभा वाले, इनके मेंबर्स को चुना जाता है 5 साल के लिए, ठीक है। इनका क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इलेक्शंस के बेस पे चुने जाते हैं। और इनकी कई बार संख्या हमसे पूछ ली जाती है, कितनी संख्या होती है इसके मेंबरों की, तो ये होती है 552। और इसके कितने होते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं 250, ठीक है। और अगर मैं बात करूं वर्तमान में क्या प्रोसीजर चल रहा है इनका, तो वर्तमान में लोकसभा के जो मेंबर हैं उनकी संख्या जो है वो 545 है, और जो राज्यसभा है इसके जो संख्या है मेंबरों की वो 245 है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, कई बार पूछ लिया जाए तो आप इसमें बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन जो पॉलिटिकल साइंस से था, इसको भी हमने क्या है कवर किया। और उसके बाद आगे चलते हैं जी। तीसरा क्वेश्चन हमें पूछा गया है, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन, बड़ा अच्छा है। इसमें पूछा गया है भी जो विश्व है, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वर्षा विश्व की कहाँ होती है, कौन सा है, तो याद रखना। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी।
देखो, विश्व में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र अगर माना जाता है तो वो माना जाता है जी सहारा रेगिस्तान को। और सहारा रेगिस्तान कहाँ है? तो ये है हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, या अफ्रीका देश में जो सहारा रेगिस्तान है वो। अब ये तो सॉरी, ये सबसे ज़्यादा नहीं है, इसको थोड़ा आप लिख लेना। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? विश्व में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा माना जाता है? तो वो माना जाता है जी हमारा सहारा अफ्रीका। ठीक है, अब ये तो था विश्व में। तो विश्व में अब सबसे ज़्यादा वर्षा वाला भी तो हो सकता है। विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है ना, वो कहाँ होती है? तो वो होती है भारत में। और भारत में कहाँ होती है? तो वो होती है मेघालय स्टेट में। और मेघालय स्टेट में जो जगह हैं उस जगह का नाम है मानिसराम। मानिसराम से पहले यहाँ पे जो जगह है वो है चिरापुंजी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा जो है होती थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखोगे। फिर उसके बाद ये तो थी ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र। अब यहाँ से आपसे दिमाग में क्वेश्चन उठ सकता है भी, अगर ज़्यादा वर्षा वाला ये है तो फिर कोई कम वर्षा वाला भी तो होगा। तो कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? तो कम वर्षा वाला क्षेत्र है वो भी हम देख लेंगे। विश्व में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र तो सहारा है, लेकिन कम वर्षा वाला क्षेत्र जो भारत में माना गया है वो कौन सा माना गया है? तो वो आ जाएगा जी हमारा, क्या बोलते हैं इसको जी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कौन सा एरिया है? तो वो है जी लेह का, ये फर्स्ट नंबर पे है। और ऐसे ही हमारा राजस्थान है। राजस्थान के अंदर जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे क्या है, भारत में दूसरे नंबर पे ये जगह आती है जहाँ पे वर्षा जो है वो कम होती है। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन था वर्षा के ऊपर बेस्ड। ये भी हमारा जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन था। मैक्सिमम चीज़ें आपकी क्लियर होती जा रही होंगी। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है वो है जी 4 नंबर क्वेश्चन। और इस 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, पूना समझौता का संबंध किससे है? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पूना समझौता का संबंध किससे है? ठीक है, पूना समझौता का संबंध किससे है? तो इसका आंसर जो बनेगा, ध्यान से समझ लेना इसको, क्या हो सकता है, कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो याद रखना, ये जो पूना समझौता है ना, ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है निचली जातियों से। निचली जातियों मतलब जो जातियां दलित वर्ग में आती हैं उनसे संबंधित है। ये दलित वर्ग के साथ संबंधित है। और ये समझौता किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। ठीक है, भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। इस समझौते का नाम पूना समझौता इसलिए रखा गया है क्योंकि जब ये समझौता हुआ था उस समय गांधी जी कहाँ पे थे? तो ये थे यरवदा जेल में। और यरवदा जेल कहाँ पर है? तो ये है पूना के अंदर। ठीक है, और इसी जेल के अंदर जब ये समझौता हुआ था तो भीमराव अंबेडकर इसी जेल के अंदर महात्मा गांधी से मिले थे, इसीलिए इसका नाम जो रख दिया गया है पूना समझौता रख दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे वो भी हमारा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जी हमारा, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? ठीक है, सोने का शुद्ध रूप जो होता है वो कितने कैरेट का होता है? ठीक है, यहाँ से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे भी याद रखोगे, आपको बेसिकली ये चीज़ें आपको पता है। इतने ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं आएंगे आपसे, जो भी आएंगे वो सारे आपको क्या है जी हम करवाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो आप, अगर ये सेशन हमारा चलता रहा तो इसी सेशन के अंदर आपको इतने बढ़िया से क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे कि आपको
जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा या रेलवे का जो भी एग्ज़ाम होगा उसके अंदर जहाँ से भी जीके आ सकती है वो सारा यहाँ पे आपको निचोड़ जो है वो दे दिया जाएगा। ठीक है। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो याद रखना 24 कैरेट का। ठीक है, 24 कैरेट का। लेकिन जो हमारे पास गहने होते हैं वो होते हैं 22 कैरेट के। ठीक है। और ये जो 2% का रह जाता है तो इसमें जो 2% होती है, जो दो कैरेट जो होता है, ये इसमें क्या है, इम्प्यूरिटी ऐड की जाती है। गोल्ड के अंदर इम्प्यूरिटी को ऐड किया जाता है। 2% बोल दो या आप 2 कैरेट बोल दो। और ये जो इम्प्योरिटी होती है कौन सी ऐड की जाती है? तो ये की जाती है हमारी, कई बार चांदी ऐड कर दिया जाता है और कई बार क्या है, इसके अंदर कॉपर जो है उसको ऐड किया जाता है। और वैसे देखा जाए तो जो 20 कैरेट जो हमारा सोना है, 20 कैरेट सोने में आप बोल सकते हो, जैसे 22 को नीचे रखो तो टोटल वैल्यू नीचे रखी, और ये अगर परसेंटेज निकालो तो 75% जो होता है वो शुद्ध सोना होता है। कभी भी पूछा जा सकता है 22 जो कैरेट सोना होता है उसके अंदर जो शुद्ध सोने की मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है हमारी 75%। ठीक है। तो ये हमारा कुछ अच्छा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो हम इसमें करने जा रहे हैं वो है हमारा जी, इसी के साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन है जी हमारा, विश्व की सबसे मीठे पानी की बड़ी झील, लेक, बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। अब इसमें देखो, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील जो है ना, उस झील का नाम है सुपीरियर झील। ठीक है। सुपीरियर झील जो है ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और ये कहाँ पर है? तो ये है अमेरिका में। ठीक है। अब और भी 5-4 झीलें हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है भी, ये तो है दुनिया की सबसे बड़ी झील जो मीठे पानी की है। अगर आपसे वैसे ही पूछ लिया जाए भी, दुनिया की सबसे बड़ी झील, दुनिया की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी झील, यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा गया भी मीठे की या खारे पानी की, यहाँ पे सिर्फ ये पूछा गया है भी क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो पूछी गई है जी हमारी कैस्पियन सागर। ठीक है। कैस्पियन सागर झील जो है हमारी, ये झील विश्व की सबसे बड़ी झील जो है मानी गई है। ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो सबसे गहरी झील, दुनिया की सबसे गहरी झील जो है वो कौन सी मानी गई है? दुनिया की सबसे गहरी झील जो है वो कौन सी मानी गई है? तो वो है जी हमारी बेकाल झील। ठीक है। ऐसे ही हमारे विश्व के अंदर झील के अंदर भी एक झील पाई जाती है, और वो कौन सी झील है? तो इसको बोलते हैं मैनीटू झील। झील के अंदर झील भी पाई जाती है विश्व में, और वो उस झील का क्या नाम है? तो उसको बोलते हैं मैनीटू झील। ठीक है। सेम ऐसे ही हमारा जो एक और पूछा जाता है भी, सबसे ऊंचाई पर स्थित, ठीक है, ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो उसको बोलते हैं हम टिटीकाका। ठीक है। टिटीकाका झील। और ये झील जो है ये कहाँ पर है? तो इसके बारे में याद रखना, टिटीकाका जो है ये है हमारी साउथ अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका में। और मैनीटू झील जो है ये कहाँ है? तो ये है कनाडा में। ठीक है, कनाडा में। और जो हमारी गहरी झील है बेकाल झील, ये कहाँ है? तो ये है हमारी रशिया में। और ऐसे ही हमारा कैस्पियन सागर था, ये हमारी झील कहाँ है? तो ये भी हमारी है रशिया में। ठीक है। तो ये मैक्सिमम चीज़ें आज के लिए इतना ही करेंगे, और ये आज हम
बेसिक क्वेश्चंस थे, अच्छी चीज़ें जो आपको याद रखनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन जो हैं बनने की संभावना हर एग्ज़ाम में बनी रहती है। हम आपको जीके का जितना भी पोर्शन है ये इसको इसी वे में क्वेश्चंस के माध्यम से ही हम आपको बताएंगे। कोई टॉपिक क्लियर नहीं करवाएंगे, ये हम सिर्फ आपको क्वेश्चंस करवाएंगे। और अभी आपके पास टाइम भी बहुत कम है, सिर्फ आपने यही पढ़ लिया तो इसमें से मैक्सिमम आपके मान के चलो भी अगर 25 क्वेश्चन है और 25 में से 20 की गारंटी जो है वो हम ले सकते हैं। ठीक है, 20 की गारंटी जो है वो हम ले सकते हैं। बाकी रह गए हैं इसके 5, ये 5 जो हैं इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है, बाकी आपके कॉन्सेप्ट वाइज नहीं बता सकता मैं, इतना टाइम नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो आपको क्वेश्चंस में सारे चीज़ें जो हैं वो बता दी जाएंगी। ठीक है, और इसी के अंदर से ही आपका बनेगा। ये 5 नंबर जो आपके रह रहे हैं ये करंट वाले रहेंगे। करंट अफेयर भी मैं आपका क्या है स्टार्टिंग करूँगा जैसे टाइम मिलता है। एक बार हम इस पोर्शन को ख़त्म कर लें, फिर उसके बाद वो भी करेंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो मैक्सिमम बच्चों तक शेयर कीजिएगा। जो रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये पहुंचाने का आपका जो एक कर्तव्य है, इसको पहुंचाइए आप। और आप भी इस चैनल को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हमें क्या है, आपका जो लाइक करोगे तो उससे क्या है हमें फीडबैक मिलती रहती है। ठीक है, तो हम भी थोड़ा मोटिव होके क्या है बढ़िया तरीके से आपको क्या है नए क्वेश्चंस जो हैं वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद जी।